क्लास 7 भूगोल SCERT। चैप्टर फर्स्ट है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। ठीक है, पृथ्वी का देखिए एक नमूना बनाया गया है कि सबसे जो सेंटर में है वो कौन है, निफे यानी क्रोड है, उसके बाद सीमा है, उसके बाद सियाल है। ठीक है, यानी निफा को जो है क्रोड, मेंटल और उसको क्रस्ट कहा जाता है। सियाल जो है यानी सबसे बाहरी जो परत है वो सिलिका एल्युमिनियम से बना है। बीच वाला जो मध्य है सीमा वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना है। निफे जो है वो जो सेंटर में है, केंद्र में है, वो निकेल प्लस फेरस से बना है। ठीक है, क्रस्ट ऊपरी हिस्से को ही भूपट्टी या भूपटल कहते हैं। ठीक है, इसी पर हम रहते हैं और पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज, तेल इत्यादि निकालते हैं। ठीक है, पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। ज्वालामुखी का लावा निचले हिस्से से निकल पृथ्वी के ऊपर आता है, उसको क्या कहते हैं, मेंटल। निचले हिस्से को निचली परत यानी क्रोड में दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है, जिसके कारण यह चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्रोड यानी सेंटर है उसका। ठीक है, आगे देखिएगा चट्टान एवं खनिज। स्लेटी रंग के पत्थर कौन है, करविंदिया है, जो शेखपुरा में पाए जाते हैं बिहार में। भूरे रंग का पत्थर राजगीर, गया, झारखंड को पाखुर और डोम चांच में पाए जाते हैं। चट्टान खनिजों का समुच्चय होती है। चट्टान विशेष में अलग अलग खनिजें मिलती है। चूना पत्थर में क्ले की अधिकता होती है, तो ग्रेनाइट में फील्ड एस्पार्ट एवं क्वार्टन की प्रधानता होती है। चट्टान 3 प्रकार की होती है, आग्नेयी चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेयी चट्टान यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। इसमें परत नहीं बल्कि रवा पाए जाते हैं। इसमें परत नहीं होता है, रवा होता है। पृथ्वी के अंदर बने चट्टान रवे बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट। पृथ्वी के बाहर बने चट्टान के रवे महीन होते हैं, जैसे बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन। अवसादी चट्टान इसी को कहते हैं परतदार चट्टान। ये अवसादी या तलछट के जम से बनती है। जैसे स्लेट देखते हैं, छोटा बच्चा जो स्लेट पहले के ज़माना में लिखता था मिट्टी का, वो भी अवसादी चट्टान है। पानी के अंदर परत दर परत तलछटों का जमाव दबाव के कारण आपस में जुड़ जाता है, जैसे चूना पत्थर, सिलबट्टा, चक्करी। पानी के अंदर परत दर परत महीन अवसाद दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे बालू, पत्थर, सेल है। रूपांतरित चट्टानें ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेयी एवं अवसादी चट्टानों से रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। ठीक है, ग्रेनाइट ताप एवं दाब के कारण नाइस में बदल जाता है। ठीक है, ग्रेनाइट क्या चीज़ में बदल जाता है, अधिक ताप एवं दाब के कारण नाइस में। अपर्दन के द्वारा चट्टानों की परतों में काट छांट होती रहती है। जीवाश्म जब पेड़ पौधे या जानवर सैकड़ों वर्ष चट्टानों में दबकर पत्थर के रूप में बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म। यानी सैकड़ों वर्ष चट्टान में दबे रहने से वो पत्थर का रूप ले लेता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। खनिज जिसे रत्नगर्भ है, ये भूगर्भ से ही निकलता है, यानी अंदर से निकलता है। प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक व भौतिक गुण होता है। खनिज धात्विक खनिज का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। ठीक है, धात्विक और अधात्विक। धात्विक और अधात्विक। धात्विक में होता है लौह युक्त और दूसरा होता है अलौह। अधात्विक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। ठीक है, लौह युक्त में कौन कौन है, लोहा है, निकेल है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है इत्यादि है। अलौह यानी जिसमें लौह की मात्रा नहीं है, शीशा है, जस्ता है, सोना है, चांदी है, टीन है, तांबा है। कार्बनिक यानी जिसमें कार्बन की मात्रा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, यानी जो जलने वाला पदार्थ। अकार्बनिक अब्रक हो गया, ग्रेफाइट हो गया इत्यादि हो गया। आगे ध्यान दीजिएगा। आंतरिक एवं इससे बनने वाली भू आकृतियाँ। भू परपट्टी में विभिन्न प्रकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती है, जिन्हें प्लेट कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, प्लेट। ये प्लेट गतिशील रहती है। ये प्लेट जिनसे द्वीपों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है, और यही प्लेट के टकराने से कंपन होता है, जिसे क्या कहते हैं, भूकंप। यानी प्लेट दर प्लेट चढ़ता है या टकराता है तो भूकंप आती है। जनवरी 1934 बिहार के दरभंगा, यानी जो भयंकर भूकंप है उसका चर्चा। सितंबर 1993 महाराष्ट्र के लातूर में। जनवरी 2001 जो हमेशा ये सिटी में पूछा जाता है, गुजरात के कच्छ एवं भुज में। 11 मार्च 2011 जापान के उत्तरी पूर्वी तट पर। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से नापते हैं। रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है, यानी भूकंप की तीव्रता जो मापते हैं रिएक्टर स्केल में मापते हैं। भू परपट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। कौन केंद्र कहते हैं, उद्गम। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहा जाता है, अधिक केंद्र, यानी जहाँ सेंटर बना रहता है।
अधिक्रेन से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में चलती है, जिसकी तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे वो आगे की ओर बढ़ेगा उसकी तीव्रता कम होती जाती है। जहाँ भी देखते हैं भूकंप जहाँ होता है वहाँ रिएक्टर स्केल ज़्यादा होता है, उसके बाद धीरे 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 वो उसकी तीव्रता घटती जाती है। बिहार के भूकंप क्षेत्र यहाँ बांटा गया है। तो तीसरा में कौन कौन है? बक्सर है, भोजपुर है, रोहतास है, कैमूर है, गया है, औरंगाबाद है, जहानाबाद, नवादा और भूकंप क्षेत्र 4 में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान है, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। हम लोग मुजफ्फरपुर वाले वैशाली में भूकंप क्षेत्र 4 में हैं। पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका एवं खगड़िया। ठीक है। भूकंप क्षेत्र 5वां में है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज एवं दरभंगा। पृथ्वी के बल, आंतरिक बल और बाह्य बल, आंतरिक बल और बाह्य बल, ध्यान दीजिएगा। आंतरिक बल भी जो है 2 प्रकार का है, दीर्घकालीन भू संचलन, आकस्मिक भू संचलन, और दीर्घकालीन को भी बांटा गया है 2 चरणों में, महाद्वीपीय निर्माणकारी बल और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। फिर आकस्मिक को भी 3 में है, ज्वालामुखी, भूकंप है, भूस्खलन है। आकस्मिक यानी ये एट रैंडम होता है। बाह्य बल में जो है अनाच्छादन है, इसमें 2 प्रकार के ऋतु क्षय और अपर्दन होता है। अपर्दन मतलब क्षय, कमना, घटना। ठीक है। पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। पृथ्वी जो है विभिन्न प्रकार के प्लेटों में विभक्त है। पृथ्वी के अंदर दाब एवं ताप के कारण पदार्थ पिघली अवस्था में होती है, जिसे मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। सदैव गतिशील रहता है। ठीक है। जहाँ कहीं भी पृथ्वी की परत कमज़ोर होती है वहाँ से यह धरातल के ऊपर धुएं, भाप, राख, आग, गर्म तरल के ऊपर में निकल जाता है, ज्वालामुखी के रूप में निकलता है। पर्वत ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो और शिखर क्या हो? संकुचित। शिखर ऊपर का छोटा होना चाहिए, संकुचित होना चाहिए। पर्वत के प्रकार, वलित पर्वत 2 विपरीत दिशा से एक केंद्र पर बल लगता है, इसे संपीड़न बल या पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं, जिसे वलित या मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। हिमालय, रॉकी, ये सब वलित पर्वत है। भ्रंशोत्थ पर्वत, ये 6 क्लास में भी हम पढ़ाए थे। जब भूतल के किसी क्षेत्र में समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, उसे भ्रंशोत्थ या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। यूरोप का ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत, भारत का सतपुरा पर्वत के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो भारत का सतपुरा पर्वत जो है भ्रंशोत्थ पर्वत है। ठीक है। संचयन पर्वत, ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं, इन्हें संचयन या ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक है। जैसे जापान का, ये उदाहरण याद रखिएगा, जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो। अवशिष्ट पर्वत, अपर्दन की शक्तियाँ द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं, ये अपर्दित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। अरावली का पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ी आदि। पठार, जो समुद्र तल या समीपवर्ती धरातल से एकदम से ऊंचा प्रतीत होता है, प्रायः खड़ी ढाल वाला होता है, इसकी ऊपरी सतह काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है, उसे क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। यानी ऊपरी क्षेत्र जो है ना, जिसका संकुचित रहेगा वो हो जाएगा पहाड़, और जिसका विस्तृत रहेगा वो हो जाएगा पठार। कभी कभी पठार के ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है। पठार के प्रकार, महाद्वीपीय पठार यानी शिल्ड पठार, वायुड निक्षेप पठार, हिम नदीय निक्षेपण पठार, लावा निर्मित पठार, अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपद पठार। आगे ध्यान दीजिए। छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है। सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र को कहा जाता है गंगा का मैदान। सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गंगा का मैदान कहा जाता है। ये समुद्र तल से ऊंचे या नीचे भी हो सकते हैं। यह प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिनमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते अभी देखते होइएगा पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दे रहा है कि जो बेमौसम बरसात हो रहा है, ये विभिन्न प्रकार की जो बातें आ रही है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण आ रही है, यानी पेड़ पौधे यानी विभिन्न प्रकार के कमी के कारण। ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र तल बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ मैदान समुद्र तल के नीचे होते जा रहे हैं। पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल सही है। वायुमंडल एवं इसका संगठन। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का घेरा, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे जुड़ा हुआ है। इसी कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी ज़्यादा है। ठीक है। इसे को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। वायुमंडल छन्ना पात्र का कार्य करता है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को छान कर पृथ्वी में भेजता है। बिल्कुल, वायुमंडल का काम है छान कर वायु को भेजना। ठीक है। धरातल से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा, जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है।
वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी परावर्तित किरणें पूरा अंतरिक्ष में लौटने में अधिक समय लगाती है, जिससे पृथ्वी के तापमान के रहने योग्य बनता है। अगर ये किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर अंतरिक्ष लौट जाती तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि सब कुछ जम जाता। यानी जो परावर्तित किरणें समय लगाता है, इसलिए आपका पृथ्वी का टेम्परेचर बना हुआ है जिस पर आप रह पाते हैं, नहीं तो ये जम जाता। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से हल्की है, अतः वह ऊपर उठती है। संघनन, जिसमें जलवाष्प सूक्ष्म कणों के आसपास एकत्रित होते हैं, जिनसे बाद में घर्षण होते रहता है। ग्रीन हाउस गैस, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बंधु। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? ये दलदली क्षेत्र में जहाँ दलदल होगा वहीं खास कर पाया जाता है। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यह वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस पैदा करता है। बिन पानी सब शून्य। पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा कितना है? 71। पीने योग्य पानी जल कितना है? 0.3%। जल वितरण देख लीजिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा। महासागर में है 97.3। इसमें कुछ गलतियां हैं, अगला में फिर मिलेगा उसमें हम बता देंगे, ठीक है। इसमें एक पॉइंट छूटा हुआ है। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। जल चक्र, नदियों, तालाबों और बरसात का पानी सूर्य के ताप से वाष्प में बदलकर आकाश में चला जाता है, फिर ठंडा होकर बादल बन जाता है, ये यहाँ तहाँ बरसता है। यानी जल, यानी जो धरातल से वाष्प बनकर जाता है, बादल बनकर फिर पानी के रूप में बरसता है, यही क्या है? जल चक्र है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। जल स्तर, बरसात का कुछ भाग रिसकर धरती के अंदर जाकर मिट्टी की परतों, चट्टानों के छेद में फैलकर जल क्षेत्र बना लेता है, ठीक है। नहीं देखते हैं कि सूखा पड़ने से जल स्तर नीचे चला जा रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग, बरसात के जल को रोककर पुनः धरती के अंदर भेज देना, यही क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग। समुद्र के जल में 1 kg जल में 35 ग्राम नमक घुली हुई है। झील, दूर तक फैला शांत जल से भरा एक विशाल गहरा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? झील कहा जाता है। बिहार में झील कहाँ है? कांवड़ झील बेगूसराय। बरैला झील कहाँ है? लखीसराय। महासागर, पृथ्वी के बड़े भूभाग को अथाह जल राशि ने घेर रखा है। इनका जल हमेशा गतिमान रहता है, जो प्रायः महाद्वीपों को अलग कर देता है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ज्वार भाटा, समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक अक्सर तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है, उसे क्या कहते हैं? ज्वार। यानी समुद्र के किनारे जो लहर उठता है उसी को क्या कहते हैं? ज्वार। लहरें जब अपने निम्न स्तर तक आकर तट से पीछे चली जाती तो उसे कहते हैं भाट, है ना। यानी फिर जो समुद्र का जल सिमट कर नीचे की ओर चला जाता है उसे भाट कहते थे। ये हो गया ज्वार भाट। ज्वार भाट प्रतिदिन में 2 बार होता है। जब चंद्रमा समुद्र के निकट होता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उसकी ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यही ज्वार है, और उतरता है तो उसे भाटा कहते हैं। मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? तो अरब सागर के स्थित है। जमीन का आधार पर्यावरण। वायु प्रदूषण, जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे वायु प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, वायुमंडल में अवांछित तीव्र ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कानों एवं मस्तिष्क को पीड़ा दे, वही क्या है? ध्वनि, जो सुनने लायक नहीं है, ठीक है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। मानव समानता 80 डेसिबल। ये भी पूछ देता है कि सुनने की जो इकाई है क्या चीज़ में मापा जाता है? तो डेसिबल में। मानव समानता 80 डेसिबल तक सुन सकता है, इससे ऊपर की ध्वनि ध्वनि प्रदूषण होती है। जल प्रदूषण, जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक या उपयोग करने लायक न हो, उसे क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। संरक्षित राष्ट्रीय जल जीव कौन है? सॉन्स, जिसको डॉल्फिन कहा जाता है। यह गंगा नदी में पाया जाता है। इसका प्रमुख खाद्य नदी का कचरा है। गंगा की सफाई का प्राकृतिक स्रोत भी माना जाता है, इसी से गंगा नेचुरली सफाई हो जाती है। भूमंडलीय तापमान, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल के तापमान में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। यानी लगातार देखते हैं गर्मी के मौसम में टेम्परेचर प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग का संकेत है। सोख्ता गड्ढा, ढक्कनदार गड्ढा जिसमें ईंट एवं रेत भरा गया हो ताकि पानी जमीन के अंदर चला जाए। बिल्कुल देखते नहीं आप लोग भी गाँव घर में सोख्ता बनता है। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, लद्दाख प्रदेश में जनजीवन। लद्दाख में खा पा चान का अर्थ होता है हिम भूमि, बर्फ वाली जगह। लद्दाख में खा पा चान का क्या अर्थ होता है? हिम भूमि, बर्फ वाली जगह। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन है? जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब तो ये बदल गया है क्योंकि अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में शुष्क स्थित
उच्च भूमि है जो तिब्बत के पठार का एक हिस्सा है। इस क्षेत्र की समान ऊंचाई कितना है? 3600 मीटर। अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु शीतल और हिमालय पहाड़ की वृष्टि छाया पड़ने के कारण शुष्क है। यहाँ सालों भर खूब ठंड पड़ती है, ठीक है। देखते नहीं है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ मई जून के महीने में भी गर्म कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। सिंधु नदी लद्दाख से होकर गुजरती है। याक जो भैंस की तरह होती है वह यहाँ पाया जाता है। इसके दूध का पनीर और मक्खन बनता है। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर। जंगली भेड़ें, कुत्ते और जंगली बकरियाँ भी मिलती हैं। इन पशुओं से दूध, मांस, खाल और बकरी से बाल, जिससे गर्म कपड़ा बनता है, प्राप्त करते हैं। यहाँ कंबल, टोपी, लोइयाँ, कपड़े और ऊन से बने जूतों के कुटीर उद्योग, कुटीर यानी छोटा छोटा उद्योग है ना, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। हमको लगता है कि कुटीर मतलब यहाँ कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। सफ़ेद और बेत के वृक्ष जहाँ तहाँ मिलते हैं। सेब, खुबानी और अखरोट के पेड़ मिलते हैं। सूखे मेवे के अलावा पेड़ों से ईंधन और मकान बनाने के लिए लकड़ियाँ मिल जाती हैं। द्रास घाटी में अच्छी किस्म का जीरा पैदा होता है ना। जौ, जई, गेहूँ और आलू भी पैदा किए जाते हैं। लद्दाख की नदियाँ श्योक है, नुब्रा है, छो है आदि नदी का प्रयोग से विद्युत उत्पाद किया जाता है, यानी पनबिजली। यहाँ झरने भी हैं और आबादी भी उसी के पास है। हाँ, वहाँ के लोग भी हम जैसे ही होते हैं, लेकिन उनका कद छोटा और शरीर सुडौल होता है। वहाँ के निवासी ईरानी और मंगोल प्रजाति के, ईरानी प्रजाति के लोग बाल्टोरो कहलाते हैं और ये मुसलमान हैं, जबकि मंगोल प्रजाति के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। लद्दाख में बौद्धों के कई बड़े बड़े मठ हैं। ये लद्दाख की बात हो रही बंधु। इन मठों को गोम्पा कहते हैं, यानी लद्दाख में मठ को क्या कहा जाता है? गोम्पा। हेमिस थिक्से लामायुरु प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। पता है, इन मठों को चारों तरफ से रंग बिरंगे झंडे पताकों से घेर देते हैं, क्योंकि इनकी मानता है कि इन पताकों में लिखे संदेश हवाओं के साथ सीधे ईश्वर तक पहुँचते हैं। चाचा ने थोड़ी गंभीरता से कहा, वहाँ आवागमन की संख्या बहुत ही कम है। लद्दाख का प्रमुख शहर लेह है, जो सड़क मार्ग और वायु मार्ग से जुड़ा है। रेल तो वहाँ है ही नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 लेह को जोजिला दर्रा से होता हुआ कश्मीर घाटी से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा लद्दाख से होकर गुजरता है। लेह से मनीला तक एक सड़क रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती है, जिसमें बहुत सारी बड़ी सुरंग बनाई जा रही है, ताकि सालों भर लद्दाख का शेष भारत से संपर्क बना रहे। हम सैनिक तो अक्सर हेलीकॉप्टर से ही आवागमन करते हैं। पगडंडियाँ ही आवागमन का मुख्य मार्ग है। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया। थार प्रदेश में जनजीवन, ठीक है। थार में रेगिस्तान देश के पश्चिम भाग में है, राजस्थान और गुजरात में है। बीच में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। पूरा क्षेत्र शुष्क और गर्म है। दिन के आंधी में बालू के कण मिलते हैं। रात में तापमान की कमी, यानी रेगिस्तान में जैसा दिन में गर्मी मिलेगा वैसा ही रात में ठंड भी मिलता है। रात में तापमान की कमी। औसत वर्षा साल भर में मात्र 25 सेंटीमीटर। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है, जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। यानी रेगिस्तानी होने के कारण कि वनस्पति पेड़ पौधे भी जो है वो विशेष प्रकार के ही अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। कम वर्षा और बालू के कारण यहाँ कंटीली झाड़ियों, कीकर, बबूल, खजूर, खेपरी, ज्वार भाटा, नागफनी जैसी वनस्पतियाँ होती हैं। खेती बाजरा, जौ, जई जैसे मोटे अनाज। खेती जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहाँ गेहूँ होता है, दलहन होता है, मक्का होता है एवं सब्जियों की खेती होती है। बाजरे की रोटी इनका मुख्य भोजन है। परिवहन या यातायात का मुख्य साधन क्या है? ऊँट, रेगिस्तान का जिसे जहाज भी कहा जाता है। धूप से बचने के लिए सिर पर पगड़ी का प्रयोग करते हैं रेगिस्तान के लोग। नखलिस्तान या मरुद्यान में हरियाली है। यहीं से पीने का पानी ऊँट पर लाद कर दूर दूर तक ले जाते हैं। ऊँट के बाल से कंबल, रजाई, कालीन बनता है। थार प्रदेश में जिप्सम, संगमरमर, छींटेदार इमारती पत्थर, लिग्नाइट यानी कोयला, तांबा, अभ्रक, नमक इत्यादि मिलता है। संगमरमर एवं लाख की मूर्तियाँ, चूड़ियाँ, हाथी दांत की वस्तुओं की नक्काशी, कपड़ों की रंगाई और छपाई इनका मुख्य व्यवसाय है। थार रेगिस्तान में बसे क्षेत्र कौन कौन है? बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है। पानी की कमी को दूर करने के लिए सतलज नदी और बांध बनाकर इंदिरा गांधी नहर यानी राजस्थान नहर बनाया गया। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन है? बीकानेर है, गंगानगर है, जैसलमेर है। भाखड़ा नंगल बांध से भी प्रभावित है। यानी कौन? बीकानेर। बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, जिसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रदेश के मैदान में गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती है, जिसमें उत्तर से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण से पुनपुन, सोन, फल्गु आदि नदियाँ
आकर मिलती है। समुद्र तल की औसत ऊंचाई, यानी ये सभी गंगे के सहायक नदियाँ हैं। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 100 मीटर से कम है। जाड़े के दिनों में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। गर्मी में लू चलती है तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाता है। यहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, जो लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा करती है। ठीक है। अप्रैल मई के महीने में वर्षा की हल्की फुहारें पड़ती है, जिसके कारण आम के फल तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसे मैंगो सावर भी कहा जाता है। कभी कभी आंधियाँ चलती है, जिससे आम के टिकोले पेड़ से गिर जाते हैं। इससे आम की फसल प्रभावित होती है। उत्तर में हिमालय की तराइयों से हुई वर्षा का जल कुछ जिलों में बाढ़ ला देता है। इससे जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है। जलवायु की दृष्टि से बिहार उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में आता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सघन है, यानी वर्ग किलोमीटर में ज़्यादा लोग रहते हैं। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया। अपना प्रदेश बिहार दिवस 22 मार्च, जल दिवस भी मनाया जाता है। स्थापना कब है? 22 मार्च 1912 को है। कृषि योग्य भूमि कितना है? 75%। बंजर भूमि कितना है? 12%। उत्तर की ओर तराई में स्थित और दक्षिण पूर्व के एकाध जिलों को छोड़कर अन्य भागों में वनों का क्या है? अभाव है। भागलपुर में सिल्क है, पूर्णिया में जूट है, गया में सूती वस्त्र है, पूर्वी चंपारण में बटन है, मुंगेर में सिगरेट है, बरौनी में तेल शोधक एवं खाद है। दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में ही टीन और अभड़क की खाने हैं, खासकर गया हुआ तरफ ये सब थोड़ा ज़्यादा है। मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में रेलवे वैगन प्लांट है, तो जमालपुर में रेलवे की कार्यशाला स्थापित है। पहनावा धोती कुर्ता शर्ट पैंट गमछा लुंगी पैजामा और औरतें साड़ी और सलवार समीज पहनती है। मुजफ्फरपुर का लीची फेमस है, बक्सर का चौसा, बेतिया का डंका, दीघा का दूधिया मालदा, भागलपुर का जर्दालू आम। मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है मिथिला क्षेत्र में। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया। तटीय प्रदेश केरल में जनजीवन। ठीक है। केरल में चिकित्सा की एक पद्धति को आयुर्वेद मसाज पर आधारित है। साइलेंट वैली पश्चिमी घाट में अवस्थित है। एक स्थान जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यूएन ने इसकी विशेषता को विश्व स्तरीय बताया। केरल को गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। केरल के पूर्व दिशा में पश्चिमी घाट की नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। पश्चिमी दिशा में क्या है? अरब सागर है। केरल की अधिकतम ऊंचाई लगभग 100 किलोमीटर है। केरल की अधिकतम ऊंचाई लगभग कितना है? 100 किलोमीटर। अधिकांश मैदानी क्षेत्र नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से बना है। 3 भाग है इसके। पहला, तटीय भागों में समुद्री लहरों द्वारा लाई गई बालू द्वारा निर्मित पतला क्षेत्र, जो अधिकांशतः दलदली है। यह अरब सागर के साथ साथ एक पट्टी के रूप में पाया जाता है। दूसरा, रेतीली मैदानों के पूर्वी भागों में उपजाऊ का मिट्टी के उपजाऊ मैदान है। तीसरा, इस मैदान के पूर्व की ओर पहाड़ी भाग है, जो पुरानी चट्टानों से बना है। यहाँ पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, जो उपजाऊ नहीं है। गर्मी में औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, शीत में औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस। वर्षा मई से नवंबर तक होती है। यहाँ औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यानी वर्षा अच्छी खासी होती है। यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र मानसूनी प्रकार है। उष्ण में गर्मी और ठंडा यानी मिला जुला रहता है। 1/4 भाग में क्या है? वन है। ऊंचे तापमान अधिक वर्षा के कारण यहाँ सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल, रबर, बांस के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। केरल मुख्यतः कृषि प्रधान देश है। आधी जनसंख्या कृषि से जुड़ी है। दुर्लभ वन्य जीव है। हाथी, विभिन्न प्रकार के बंदर, किंग कोबरा, विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध नौका दौरा का आयोजन किया जाता है। कथकली एवं विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है। मोहिनीअट्टम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। मार्शल आर्ट के रूप में कालारी पट्ट शैली है। मलखम्ब यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। सबरीमाला मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ है। सबरीमाला बहुत ही यहाँ पर महिलाओं को जो प्रतिबंधित किया गया था, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है? केरल है। सबसे अधिक चिकित्सा नर्स कहाँ है? केरला से। तटीय भाग में क्या पाया जाता है? मोनोजाइट, जीरकन, थोरियम, यूरेनियम पाया जाता है। पूर्वी भाग में चीनी मिट्टी, चूना और ग्रेफाइट। प्रमुख औद्योगिक नगर तिरुवनंतपुरम, अलवाय, पुनालूर, कोझिकोड। कारखाना कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में सूती कपड़ों, नारियल का तेल, साबुन, साइकिल ट्यूब, कांच आदि का। पुन्नालूर में क्या है? कागज़ का। अलवाय में क्या है? एल्युमिनियम का। कुटीर उद्योग में नारियल के रेशे से रस्सी, पाँव पोंछ, पायदान, टुकिया, यानी कुटीर उद्योग में जो घर में ही उसका व्यवस्था किया जाता है, उद्योग धंधों से नहीं। घर में ही 4-5 लोग मिलकर जो है इसका उद्योग चलाते हैं। इसके अतिरिक्त रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लाईवुड, रासायनिक खाद आदि के भी कारखाने हैं। यहाँ चावल, इडली, डोसा, सांभर, पुट, उत्पम, अवियम, उपमा, अट्टम एवं नारियल से बनी खाद्य सामग्री, मछली एवं समुद्री उत्पाद प्रचलित है। यहाँ केलों के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। ठीक है। यहाँ केले के मौसम और जलवायु।
किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा मौसम कहलाती है। हर जगह का मौसम अलग अलग हो जा सकता है, जरूरी नहीं कि सभी जगह एक जैसा मौसम हो। किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाली मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है, यानी एक ही समय तक लगातार वो उस प्रकार का मौसम बना रह गया तो जलवायु। तापमान की स्थिति, वर्षा की मात्रा, पवन की दिशा इत्यादि का अवलोकन करके 33 वर्षों से औसत निकाला जाता है। ठीक है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक: अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तट से दूरी, पर्वतों की दिशा व अवरोध, समुद्री धाराओं की दिशा, पवन की दिशा, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है? वायु धारा, एयर करंट कहा जाता है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने वाले वायु की गति को पवन कहते हैं। वायु दाब पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाला वायु का भार है। वायु हमेशा अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। पवन, गतिशील क्षैतिज वायु 3 प्रकार के होते हैं। अस्थायी पवन एक निश्चित दिशा में पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। अधिक से कम दाब पेटियों की ओर चलती है, जैसे पछुआ तथा पूर्वी पवनें। मौसमी पवनें मौसम अथवा ऋतु के अनुसार दिशा बदलती है। मानसूनी पवनें चक्रवात, प्रति चक्रवात। स्थानीय पवनें वर्ष के किसी विशेष समय और विशेष भूखंड या स्थानों पर चलने वाली हवाएं। बिहार के मैदानी भागों में मई जून में चलने वाली गर्म हवा लू के नाम से जानी जाती है। स्थलीय समीर हवा स्थल से समुद्र की ओर हमेशा रात में चलती है। समुद्री समीर हवा समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर तो समुद्री, और स्थल से समुद्र की ओर तो स्थलीय। चक्रवात केंद्र में कम दबाव यानी क्षेत्र या चक्रवात का आँख, चारों ओर बढ़ते दबाव क्षेत्र जिनसे हवा तेजी से घूमते हैं, कभी कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा। चक्रवात का नाम जैसे काला बैसाखी, लैला, हरिकेन, कैटरीना, रीटा, टाइफून इत्यादि। भारत में 2010 में काला बैसाखी एवं लैला नाम के 2 चक्रवात आए। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा में, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। प्रति चक्रवात चक्रवात के विपरीत। उच्च दाब केंद्र में निम्न दाब चारों ओर। उच्च दाब केंद्र में यानी जैसे चक्रवात होता है कि निम्न दाब होता है केंद्र में या उच्च दाब चारों ओर होता है, लेकिन प्रति चक्रवात जो है उच्च दाब केंद्र में या निम्न दाब चारों ओर। हवाएं केंद्र से बाहर की ओर आती है, फलस्वरूप मौसम साफ हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा में, दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। जलवाष्प के जल के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। वह तापमान जिस पर जलवाष्प का संघनन प्रारंभ होता है उसे उष्मांक या उष्ण बिंदु कहा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को वायुमंडलीय नमी आर्द्रता कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बस कुछ ही बचे हुए हैं। हम संवहनिक वर्षा विषुवतीय रेखा क्षेत्र में गर्मी अत्यधिक पड़ती है। इस कारण गर्म भूतल के संपर्क से गर्म होने वाली हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठती हवा धीरे धीरे ठंड हो जाती है, फलतः संघनन की क्रिया शुरू हो जाती है, शीघ्र वर्षा होने लगती है। यह वर्षा दोपहर बाद विषुवत रेखीय प्रदेशों में हो जाता है। दोपहर के बाद पर्वतीय वर्षा, बच्चों अपने पहाड़ देखा, पहाड़ों पर वर्षा भी अधिक होती है। जब उष्ण तथा आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई पर्वत या ऊंची पहाड़ अवरोध के रूप में आ जाती है तो ये पवनें उसके ढाल के सहारे ऊपर उठने को मजबूर हो जाती है। ठीक है। ऊंचाई के कारण हवा ठंडे होने लगती है, जिससे संघनन की प्रक्रिया आराम हो जाती है और जलवाष्प संघनित होकर वर्षा क्रम में गिरने लगती है। इसे पर्वतीय कृत या पर्वतीय चक्रवातीय वर्षा। निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए विभिन्न दिशाओं से अनेक पवनें आती है। खाली जगह को भरने के लिए इनमें होड़ हो जाती है। इसके कारण ये ऊपर उठने को मजबूर हो जाती है। ऊपर उठने के कारण इनका तापमान कम हो जाता है, जिससे इनमें मौसम आर्द्रता संघनित होकर वर्षा क्रम में पृथ्वी बसती है। यह वर्षा उष्ण कटिबंधीय में होती है। मौसम संबंधी उपकरण। तापमान मापने की मानक इकाई है डिग्री सेल्सियस। जल से बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों है, सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में। जल से भाप बनता है 100 डिग्री सेल्सियस या 210 डिग्री फ़ारेनहाइट में। आधुनिक वेधशालाओं में मौसम संबंधी सूचनाओं का मापन एवं रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा स्वतः निरंतर होते रहता है। रेन गेज वर्षा की मात्रा, थर्मामीटर तापमान, वायु दिशा दर्शक वायु की दिशा, विंड वेन पवन की दिशा। थर्मामीटर के अंदर पारा भरा होता है, यानी जो लिक्विड होता है वो पारा होता है। ठीक है बंधुओं, इस पर का क्लास 7 का आपका भूगोल खत्म हुआ। ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।